नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक परिचर्चा में गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता हैं इसके बीजेपी के, शायद न्यूज़ 24 पर बैठे थे, न्यूज़ 24 चैनल में किसी परिचर्चा में बैठे हुए थे और वो ये तर्क दे रहे थे। अब फिर वही दलित वाला शब्द जो है, ये दलित शब्द जो है, ये दलित शब्द जो है ये उसी तरह से शुरू किया गया उसी गद्दार इंदिरा गांधी के द्वारा जिस प्रकार उसने भारत के संविधान की प्रस्तावना में यानी 2 शब्दों के साथ और सेकुलर शब्द जो है वो डलवाया। तो दलित शब्द जो है उसी का वो शुरू किया हुआ है। भारतीय अवाम ताकत दल इन सारे शब्दों से परहेज करने के लिए बराबर निवेदन करता है। ये दलित कोई हरिजन कर देगा, कोई चमार कर देगा, कोई दलित कह देगा, ये सब विखंडनकारी संबोधन है। पिछड़ापन है, उपेक्षा है, ये बात सही है और भारतीय अवाम ताकत दल इन्हीं मामलों में, इन्हीं विषयों पर संवेदनशील है कि अभी भी उपेक्षा है और अभी भी वो पिछड़ापन है। बाकी वो हमारे जैसे और भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उसी प्रकार वो भी बराबरी के आधार पर एक सम्माननीय भारतीय भाई बहन है और इस देश के नागरिक हैं, जो कि कुछ कारणों से हमारा ये भारतीय समाज जो है अभी उनको सम्मान जो है वो नहीं दे रहा है। इन्हीं बातों की कई बार चर्चा भारतीय अवाम ताकत दल ने की है। तो एक बात वो कह रहे थे गुरु प्रकाश महोदय कि जब मैं दलित समाज से मैं ये सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के रूप में हूँ तो वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं उनका दलित समाज। ये मानसिकता बहुत ही घातक है। पूरे समाज से एक आदमी इस बीजेपी का प्रवक्ता हो जाए, पूरे हमारे तबके से एक कोई राष्ट्रपति बन जाए, इससे उस तबके का भला नहीं होने वाला है। ये गुरु प्रकाश महोदय भी समझ जाएं और जो है ये बीजेपी भी समझ जाए, मोदी जी भी समझ जाए और पूरा देश समझ जाए कि सिर्फ एक के जो है सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता बनने से, सिर्फ एक के राष्ट्रपति बनने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सोच ऐसी होनी चाहिए, प्रयास ऐसा होना चाहिए कि पूरा तबका जो है उसका उत्थान कैसे हो। तो उसके उत्थान के लिए भारतीय अवाम ताकत दल का विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि उनमें प्रतिभा है,
सिवाय उनको अनंत काल तक दलित कह करके, उनका आदिवासी करके और उसी ब्रैकेट में, उसी कोष्टक में उनको बंद किए रहें, ये निहायत इस देश के खिलाफ है, भारतीय समाज के खिलाफ है। और खास करके वो जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, चाहे वो आदिवासी भारतीय भाई बहनों के रूप में हो, चाहे उपेक्षित जो है वो भारतीय भाई बहनों के रूप में, दोनों के लिए, दोनों के हितों के बिल्कुल सर्वथा विरुद्ध है। तो भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट मानता है कि वो ये जो हमारे तबके हैं, आदिवासी या जनजाति जो कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, या हमारे उपेक्षित या पिछड़े भारतीय भाई बहन में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इसलिए देश का, इस व्यवस्था का फर्ज बनता है कि इस तथ्य को स्वीकारते हुए उनको उपयुक्त जो है आर्थिक वातावरण और सीखने का, ट्रेनिंग का भी उचित वातावरण दिल्ली के स्तर से भी बढ़िया, ताकि वो परिश्रम करें, मेहनत करें, अपने अंदर की काबिलियत को निखारें और अपने अंदर की काबिलियत और जीनियस को निखार करके उस टैलेंट के बूते जो टैलेंट उनमें है और जो मैंने व्यवस्था से, सरकार से उनको मदद मिली और अच्छी ट्रेनिंग मिली, अच्छी प्रूनिंग और ग्रूमिंग हुई, तो इस प्रकार प्रतिभाशाली बन करके, काबिल बन करके वो इस पूरे समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करें। ये विश्वास है और ये योजना है, ये सोच है भारतीय जनता दल की। न कि एक जो है वो बीजेपी का प्रवक्ता बन गया, एक कोई उस पूरे समाज से एक कोई नेता निकल गया, एक राष्ट्रपति बन गया तो पूरे तबके का वो भला हो गया, बिल्कुल नहीं। बल्कि उल्टे गुरु प्रकाश महोदय जैसे या किसी को राष्ट्रपति बना दिया, उससे वो पूरे समाज का वोट बटोर करके सत्ता बस उन्हीं के, मोदी महोदय, बीजेपी या जेएनपीसी को ही वो काबिज, सत्ता पर काबिज वही रहेंगे। और ये हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं जिनका अभी वर्णन किया गया है, इनकी स्थिति में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता। तो ये बहुत घातक सोच है क्योंकि उस समाज से या उस तबके से, समाज तो एक ही, समाज तो हमारा भारतीय समाज है, उस तबके से एक को राष्ट्रपति बना दिया, एक को किसी इसका प्रवक्ता बना दिया, तो उससे पूरे तबके का भला हो गया। ये तो वोट बटोरने की और खुद सत्ता पर कायम रहने की, काबिज होने की, और भी अस्थायी रूप से एक बहुत बड़ी साजिश का ये हिस्सा है। जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राजा गायकवाड़ बड़ौदा के उनके यहाँ नौकरी करते थे, राजा गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनसे कहा कि अंबेडकर जी, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो असली अंबेडकर हैं उनको बाहर करिए, उनको निखारिए और आप अध्ययन करिए, परिश्रम करिए, जितनी भी आर्थिक मदद होगी वो आपको मिलेगी। ये बात जो है, ये बात राजा गायकवाड़ बड़ौदा के जिनके यहाँ वो नौकरी करते थे, उन्होंने ये बात बाबा साहब से कही। और बाबा साहब जो है देश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उच्च कोटि के, वहाँ उन्होंने अध्ययन किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी, कनाडा में भी पढ़े, अमेरिका में भी पढ़े, जर्मनी में भी पढ़े, और वो तब जाकर के इस देश का एक बेशकीमती हीरा, वो हीरा भारत रत्न से भी अधिक कीमती वो बने। देश ने उनको पहचाना। ये बात जरूर है कि कुछ रूढ़िवादी, कट्टरवादी, सामंतशाही सोच के कुछ उनको कुछ और दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन देश के बेशकीमती हीरा हैं और वो इस तरह का सम्मान, प्रतिष्ठा उनको मिलने को हकदार हैं। और इस देश का फर्ज बनता है, इस भारतीय समाज का पूरे फर्ज बनता है कि वो सम्मान उनको दे, उनका नाम न भुनाए। होता क्या है कि और राजनीतिक दल उनका नाम भुनाते हैं। जयंती आएगी जो है वो फूलमाला
चढ़ा देंगे, वो कर देंगे, इससे नहीं। कम से कम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, कहीं कहीं उनका नाम है, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। जो टॉप क्लास के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संस्थाएं हैं, अब जैसे जेएनयू का नाम, जैसे जेएनयू का नाम मैंने बताया था कि अशफाक उल्लाह जी के नाम से होना चाहिए। तमाम ऐसे हैं जहाँ पर इन गद्दारों का नाम है, नेहरू और गांधी का, उसको हटा करके कुछ इनके भी नाम जो है वो देने चाहिए। और इनके नाम के साथ जो हमारे जो अमर शहीद हैं, जो हमारे भगत सिंह हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अशफाक उल्लाह हैं, खुदीराम बोस हैं, उनको भी देना चाहिए और उनके साथ इनको भी देना चाहिए, ताकि लोग जानें। और हर स्कूल में भी, स्कूल में घुसते ही इन दो गद्दारों का जो है दर्शन का, ये जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार गांधी का, इन्हीं को देखने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है। तो उस दुर्भाग्य को भी हटाना है और हर तरह से चर्चा करके जो बाबा साहब की महानताओं, जो उनकी ग्रेटनेस है, जो उनकी महानता है, उससे पूरे मुल्क को परिचय वो करवाना है। और सबसे बड़ी बात उनके सीख, जो उनकी टीचिंग्स थी, जो उनकी सीख है, जो उपदेश, जो उनके आदर्श हैं, उनका पालन करना। तो उनके पालन करने में सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, जो शोषित रहे हैं इसी समाज के द्वारा, उनको शूद्र बोला गया, क्या अछूत बोला गया, जो भी है, हजारों हजार साल तक लगातार जो है शोषण हुआ है, उनको सम्मान देना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन दुख और आश्चर्य की बात है कि जो उनके ऊपर राजनीति करते हैं वो खुद हमारे उन्हीं उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता दल बिल्कुल बेबाकी से दावे के साथ करता है कि ये मायावती क्या हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को सम्मान देने के लिए तैयार है? वो तो जो हमारे उसी तबके से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो सभासद हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनको भी सम्मान देने के लिए ये मायावती तैयार नहीं है। तो इसीलिए तो भारतीय जनता दल अपने उन उपेक्षित भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि आप मायावती जैसे ये नए किस्म का सामंतशाह, नए किस्म का जमींदार, इसके चंगुल से बाहर आए। वो आपको सम्मान नहीं दे सकती है, आपको भुना सकती है, आपकी भावनाओं को भुना सकती है। तो भावनात्मक जो है जो इमोशंस को भुनाने वाले तमाम, जैसे कि बीजेपी वाले वो फैलाए हुए हिंदुत्व तो वो भुना रहे हैं। और ये जीएनपीसी वाले जो है, जीएनपीसी और आरएसएस वाले मिलकर के हिंदू राष्ट्र करके डरा करके इनकी भावनाओं का दोहन किया। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का दोहन किया और 60-70 सालों तक जो है वो सत्ता पर काबिज रहे। जो सत्ता पर काबिज रहे उसमें मेन रहा कि जो मुख्य बात यही रही कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसी जीएनपीसी के द्वारा जो शोषण किया गया, और शोषण करने में इन दोनों का हाथ है, आरएसएस का भी, जीएनपीसी का भी। आरएसएस बोलती रही कि हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू राष्ट्र से काफ़ी वो दहशत में आ गए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका कि भाई ये लोकतंत्री देश भारत है कि हिंदू राष्ट्र है। तो डराने वाले भी कई हैं। उसी में तमाम इस तरह के जो जीएनपीसी के एजेंट तमाम मूल्य कटमूल्य है वो डराने लगे। हाँ भाई, ये जो बीजेपी वाले जो है और वो आरएसएस वाले इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये नहीं है तो बना देंगे इसको। तो फिर आरएसएस बीजेपी के खिलाफ एक जो है वो घृणा का वातावरण जो है वो पैदा हुआ। और वो जो घृणा का वातावरण जो वातावरण पैदा हुआ उसका जीएनपीसी ने बखूबी
वो इस्तेमाल किया, और उसी आरएसएस और बीजेपी के प्रति जो घृणा का मानसिकता उपजी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में, तो उसका शोषण करने में और भी पार्टियों की होड़ लग गई, समाजवादी, आरजेडी, टीएमसी। तो हर वक्त जो है हमारे जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं विभिन्न तबकों में, उनका भावनात्मक शोषण हमेशा होता रहा है, अभी भी हो रहा है। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बीजेपी के द्वारा भावनात्मक पांथिक पंथ से हिंदू सनातन पंथ से संबंधित भावनाओं का शोषण अभी भी कर रही है ये बीजेपी, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का। और मायावती भी हमारे पिछड़े और उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का, वो उसके हितैषी नहीं है, न बाबा साहब के सिद्धांतों का वो पालन करने वाली। और कम से कम बाबा साहब ने कभी भी नफरत की बात नहीं की, कभी भी नहीं किया। उनके विरोधी भले उनको बदनाम करें, हमको पता है, और चूंकि ये कट्टरवादी सोच के हैं, इनके पास कुतर्क बहुत है, तो इनके कुतर्कों पर ध्यान न दिया जाए। लेकिन बाबा साहब ने कभी भी नफरत की बात नहीं की। ये बात हमारे सभी भारतीय भाई बहन पूरे देश के, विशेष करके हमारे उपेक्षित और हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन भी समझ लें कि बाबा साहब ने कभी भी नफरत की बात नहीं की। उन्होंने बस यही कहा कि भाई इस तबके के साथ बहुत अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, इसको एक मरहम लगाने की जरूरत है इसकी चोट पर। और वो मरहम कैसा हो उसके लिए भी भारतीय समाज के विवेक पर छोड़ दिया। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि सम्मान जरूर दीजिए। भारतीय जनता दल उनके इस सीख का, इस रास्ते का जो उपाय उन्होंने बताया, बिल्कुल वो समर्थक है भारतीय जनता दल कि उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, जो कि अभी भी शायद नहीं। हम नहीं कहते कि बिल्कुल उसमें सुधार तो हुआ है, सुधार हुआ ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी सुधार हुआ है वो वोट के चलते है, तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन अभी भी सम्मान जो है वो दिया जाना चाहिए। और अभी भी जो छिटपुट घटनाएं होती हैं कि हमारे उसी पिछड़े भारतीय भाई बहन या उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के बच्चों को जो है वो पीट दिया जाता है, और चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, और कोई कहता है कि यदि कोई घड़ी पहन लेता है तो उसका कोई हाथ काट लेता, जो भी है। और अपमानजनक शब्दों से चमार और हरिजन से तो चाहे परोक्ष रूप से चाहे अपरोक्ष रूप से अभी संबोधन चल ही रहा है। इन सारी चीज़ों को कुचलने की जरूरत है, सारी प्रवृत्तियों को कुचलने की जरूरत है। कुचल करके उनको सम्मान, अब कम से कम उनको एहसास दिलाने की जरूरत है, भाई आप हमारे इसी समाज के एक अभिन्न अंग और सम्माननीय है। हमको भी बन पड़ा, जबकि मैं राजनीति में नहीं था, हमने एक व्यक्तिगत तौर पर उनको सम्मान देने के एक स्थानीय तौर पर मैंने सम्मान दिया, और पूरे तबके के लोगों ने महसूस किया। जो मेरे बेटे की शादी, जो बेटे की शादी के अवसर पर जो वर्तमान कार्यक्रम की बात थी, जो हमने कुछ एपिसोडों में शायद कल ही परसों में बताया हुआ था, तो पूरे तबके के लोगों ने ये महसूस किया कि वो साहब जो 2-3 दिन के लिए आए गांव में, लेकिन एक बहुत अच्छा पैगाम दे गए। उससे भी अच्छा पैगाम हो सकता है, मतलब उनको एहसास हो कि भाई हमारा बाकी समाज हमको सम्मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, और इसी के भूखे हैं। और मैं समझता हूँ कि यही भावना हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, उनकी भी एक दिली ख्वाहिश है कि ये कट्टरवादी तत्वों के जो बोल जाते हैं, कभी उनके बस्तियों में जाकर के वो हल्ला करते हैं, ये वो हिंदू युवा वाहिनी वाले, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अरे वंदे मातरम का खुद वो समर्थन करते हैं। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन को अच्छी तरह जानते हैं
कि वंदे मातरम हमारा आज़ादी के जंग का इनकलाबी नारा था, और आज भी वंदे मातरम का जो है वो सम्मान करते हैं। कुछ कट्टरवादी तत्व हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, बार बार इस बात को बताया गया है। कुछ कट्टरवादी तत्व हैं जो कि एजेंट हैं इसी जीएनपीसी के, आरजेडी के, समाजवादी पार्टी के, टीएमसी इत्यादि के, वही कुछ खुरापात करते हैं। ये तो कई बार बताया गया कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले वो जो है बहुजन समाज पार्टी के का पार्षद था, सहारनपुर का या कहीं का था। लेकिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कभी भी, ये तो उनको मालूम है कि वंदे मातरम जो है एक उर्दू में अखबार निकलता था लाहौर से, और अभी समाचार मिला है कि पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में वंदे मातरम जो है वो गाया जा रहा है। तो वंदे मातरम का महत्व और उसका सभी जानते हैं। कुछ कट्टरवादी सिरफिरे हैं जो कि जीएनपीसी के एजेंट है, वही ऐसा करते हैं। तो बात चल रही थी कि हमारे बाबा साहब ने कभी भी नहीं सिखाया नफरत की बात, लेकिन ये मायावती, कांसीराम और फिर उसके बाद चंद्रशेखर रावण और वामन मेश्रम का चरित्र जरा देखिए। मायावती और कांसीराम क्या लेके आए थे? तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार। इससे जो है बहुजन समाज बनेगा। और जब इनको मालूम होगा कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार, इससे इनको सत्ता नहीं मिलेगी, तब फिर कुछ ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को मिलाने के लिए वो जो है वो सतीश चंद्र मिश्रा को लाए। ये सब इन्होंने, और इस समाज के अक्षाप है मायावती जैसे लोग। और फिर वामन मिश्रम तो रुकता ही नहीं है। वामन मिश्रम जो है उसका आग उगलना, वो घृणा हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। तो भारतीय जनता दल ने मैंने कई बार कहा और बताएगा कि वामन मिश्रम हुआ, और ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, और ये यदि वो नरसिम्हानंद हुआ, तौकीर रजा हुआ, ये सब समाज के बिल्कुल कोड है। और ये हमारे सभी भारतीय भाई बहनों का क्रमशः है। जैसे ये वामन मिश्रम की गतिविधि को पस्त करना होगा, और ये जिम्मेदारी हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन और पिछड़े भारतीय भाई बहनों की है कि वामन मिश्रम ऐसे तत्वों को पस्त करें। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है कि वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दार जाकर के बड़े बड़े मंचों से बोलता है, फ्लाइट से जाता है, लोग रिसीव करते हैं, सारी चीज़ जो है बंद होनी चाहिए। उसको एक समूचे जो है वो काला झंडा दिखा करके यानी वो वापस करना चाहिए, और उसको हर तरह से उसको पस्त उसकी गतिविधियों को क्रिपुल करना होगा, कुचलना होगा, पंग करना होगा। उसी प्रकार जो है ये जो है यति नरसिम्हानंद सरस्वती वाले का, और असदुद्दीन ओवैसी का भी, और उसके छोटे भाई का भी, ये तत्व जो है हमारे देश में हमेशा नफरत और हमको वो माने कहना में जरा भी संकोच नहीं है, और है कि कोई फंडिंग जो है भारत विरोधी जो ताकतें है, भारत के बाहर विदेशी ताकतें, इनसे फंडिंग जो है जरूर मिलती होगी। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी मिलती होगी, असदुद्दीन ओवैसी को भी मिलती होगी, यति नरसिम्हानंद को भी मिलती होगी, तौकीर रजा को भी मिलती होगी, और वामन मिश्रम को भी मिलती होगी। भारतीय वाम ताकत दल इसलिए है कि भारतीय एकता के लिए जब तक इन तत्वों का जो कि नफरत फैला रहे हैं, इनकी गतिविधि को कुचला नहीं जाएगा, भारतीय एकता में बहुत बड़ी बाधा, वो बहुत बड़ी बाधा आएगी। और इनका कोई नाम नहीं लेता है, ये भी जान लीजिए। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कभी भी
वामन मिश्रम का नाम नहीं लेगा, यति नरसिम्हानंद का नाम नहीं लेगा, तौकीर रजा का नाम नहीं लेगा, असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लेगा। यह आपस में कुछ ऐसा है, इन सबों का आपसी साठगांठ। और उसी प्रकार असदुद्दीन ओवैसी कभी भी यदि नरसिम्हानंद सरस्वती या ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ या वामन मिश्र इत्यादि का नाम नहीं लेता है। ये असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी ये आपस में एक दूसरे का नाम नहीं लेते। इसका मतलब है कि इन सबों की कुछ आपसी कोई व्यवस्था है, कोई इंतजाम है, या मिली भगत भी आप कर सकते हैं, या साठगांठ भी आप कर सकते हैं। तो ये भी है देश में नफरत फैलाने की, और नफरत जो है किसी भी समाज का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इस पर यानी कोई जो है वो चर्चा नहीं, और इसके खिलाफ कोई यानी वो जागरूकता का भी बहुत बड़ा अभाव है कि भाई कि इनकी गतिविधियों को समाप्त करना है। भारतीय जनता दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कह रहा है कि भाई वो क्रमशः अब अपने अपने जो उनके तबके हैं, यानी जैसे कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है कि वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद की गतिविधियों को कुचलें। कुचलने की जरूरत है, रोकने की जरूरत नहीं है, कुचलने की जरूरत है। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा इत्यादि के उनकी गतिविधियों को, उनको नहीं, उनकी गतिविधियों को और उनकी प्रवृत्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। और हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन या उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है कि वो वामन मिश्रम, चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों की प्रवृत्तियों को कुचलें। देश में शांति के लिए, आपसी सद्भाव के लिए, आपसी विश्वास, भरोसा और सुकून के लिए बहुत जरूरी है। तो बात चल रही थी कि हमारे उपेक्षित और ये हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों को सम्मान देने वाली बात है। और प्रतिक्रियावादी तत्वों का बड़ा बोलबाला है। एक बार हम गए थे, और इन जो तबके हैं हमारे, खासकर उपेक्षित भारतीय भाई बहन और कुछ ओबीसी वाले भी, उन तबकों से वो तबकों को कैसे सम्मान दिलाया जाए, इसके लिए बात नहीं करेंगे। प्रतिक्रियावादी जैसे मायावती मक्का श्रीराम जो है, हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन जिनको मुस्लिम कास्ट कहते हैं, उनको सम्मान कैसे मिले इसके लिए बात नहीं करेंगे। सत्ता के लिए जरूर उनकी भावनाओं का शोषण करेंगे, और खुद जो है वो सम्मान काशीराम और मायावती हों, इस तबके को सम्मान कैसे मिले इसकी बात नहीं करते। अपनी सत्ता की बात करेंगे, और इसी तबके के जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, सांसद, सभासद, मंत्री, उनको जो है बराबरी में भी नहीं बिठाते हैं, नीचे बिठाते हैं। तो ये प्रवृत्ति इनकी है, और नफरत अलग से। तो हर तरह से ये हमेशा, और बाबा साहब के आदर्शों का हमेशा वो आदर्शों की हर वक्त हत्या। बाबा साहब ने में कभी भी नफरत, बहुत उपेक्षित हुए, बहुत बड़ी कठिनाई का सामना उन्होंने किया, उपेक्षित हुए और अपमान भी सहे, लेकिन उनके दिल में कभी भी समाज में के प्रति जो है कभी भी वो नफरत की बात नहीं आई, और ने कभी सिखाया। जैसा कि सब कहते हैं ना कि सब नहीं, कुछ कट्टरवादी तत्व बाबा साहब के खिलाफ ये दुष्प्रचार करते हैं। उनके दुष्प्रचार को भी मैंने सुना है। वो कहते हैं कि अरे किसी ने संविधान बनाया और संविधान में आरक्षण डाल दिया। ये दोनों चीजें गलत है। सिर्फ बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, संविधान बनाने वाली एक संविधान सभा थी, और उस संविधान सभा के
अधीन जो है कार्य के हिसाब से कई समितियां थी। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है, जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका कहा जाता है। और पूरी संविधान सभा, माने संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। बाबा साहब भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बाबा साहब के विद्वत्ता का आदर करते हुए, सम्मान देते हुए, जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो मसौदा या प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका चेयरमैन बना। तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि भाई बाबा साहब का संविधान बनाने में योगदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ये कहे कि उन्होंने ही सिर्फ संविधान बनाया है, ये उतना ही असत्य है, झूठा है। ये बात तो मैं कई बार जो है, जो अम्बेडकरवादी समाज में भी जाकर मैंने उनको बताया कि असत्य को पीठ पर ढोने से कोई फायदा नहीं। सत्य जो सत्य मन में रखिए, सत्य के साथ जो असत्य का सामना करिए। असत्य को पीठ पर लाद करके आप जो है कोई भी कल्याणकारी काम आप नहीं कर सकते। तो पहला असत्य कि बाबा साहब ने ही संविधान बना, ये गलत है। बाबा साहब का योगदान बहुत है और बहुत है, और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा थी, ठीक है। दूसरा, बाबा साहब ने आरक्षण का कभी भी समर्थन नहीं किया। आरक्षण जो है यही नहीं, जो देश में विखंडन पैदा करने वाली जेएनपीसी की देन है। और आपको याद होगा कि इस आरक्षण में कुछ ही वर्षों के बाद इन सबों ने जो दूसरे संप्रदाय हैं, जो पांथिक संप्रदाय हैं, खास करके मैंने हिंदू सनातन के अलावा हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, उनके जो है उनके जो मैंने वो वहाँ पर भी जो पिछड़े जो भारतीय भाई बहन हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनको इन जेएनपीसी वालों ने निकलवा दिया। सिर्फ हिंदू सनातन के जो अनुसूचित जनजाति या जाति को कोई रखा। ये कमी ये खुराफात किसी को पता नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे सब जाने। और ये बात जो है जब टीवी के परिचर्चा में बात उठी, उसमें वो कांग्रेस का प्रवक्ता था शकील अहमद बिहार वाला, जो कि कभी मंत्री भी बना था। उसने इस बात को कबूल किया कि भाई हमसे ये भूल हो गई कि हमने जो है हिंदू सनातन के अलावा जो दूसरे जो पांथिक समुदाय हैं, उनके जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जात को बाहर कर दिया। तो ये बहुत शातिर किस्म के हैं सब जेएनपीसी वाले। तो आरक्षण का अभिशाप जो है बाबा साहब का इसमें कोई भूमिका नहीं है। यही जो वोट बटोरने, वोट छीनने वाले ये जो अभिशाप है जेएनपीसी, ये उसी की सजिश। दूसरा सब इनके विरोधी एक झूठा आरोप करते हैं कि बाबा साहब हमारे देश के जो विद्वानों का सम्मान नहीं देते हैं, जो सम्मान उनको मिलने चाहिए। अरे बाबा साहब ने क्या कहा है उसको देखिए ना। बाबा साहब ने ये कहा है जो अपने यहाँ के विद्वानों के लिए, और वो जो कहा है उस समय विद्वान नहीं, इस समय के भी तमाम ज्ञानी और विद्वान पढ़े लिखे उनके लिए भी कहा है। और बिल्कुल 100% वो सही है। वो सबसे बड़ी समस्या भी है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। बताइए, ये बराबर उनका था कि बाबा साहब ने कहा था कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कमी नहीं रही है, कोई भी कमी नहीं रही है। लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि कुछ ही अपवादों को छोड़ करके जो जितना बड़ा विद्वान रहा है
बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा। उनका संकेत था बौद्धिक ईमानदारी और बौद्धिक बेईमानी। आज हमारे देश में बौद्धिक बेईमानी जो है बहुत बड़ी समस्या है, खास करके बौद्धिक वर्ग का। इसी की ओर जो है वो बाबा साहब ने चोट किया था। तमाम जो है IAS IPS सेक्रेटरी बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही अपवादों को छोड़ करके वो बौद्धिक बेईमानी के सबसे बड़े शिकार होते हैं। तो और मतलब कि ये ब्यूरोक्रेसी, और उसके बाद ये मीडिया में जो लोग हैं, पत्रकार में भी हैं, न्यायपालिका में भी जो लोग हैं, वो ये जो है बौद्धिक बेईमानी के शिकार होने के कारण, जो कि और इतना जो ये क्रीम तबका है, और यह क्रीम तबका है बहुत ही वाइटल और बहुत ही क्या कहने की प्रीशियस तबका है, जो कि इस देश के लिए एक कीमती माने संपदा बन सकता है, एसेट बन सकता है। वो इसी दुर्गुण के कारण, बौद्धिक बेईमानी के ही चलते वो इस देश पर संपदा बनने के बजाय वो सबसे बड़ा बोझ बन गया है। यानी इसी जो माने इसी दोष के, इसी कमी की ओर हमारे बाबा साहब ने चोट किया था। तो सभी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह जानना चाहिए कि बाबा साहब ने वो अपमानित हुए और जेले जो समाज में इस तरह से नफरत का जो वातावरण था उसमें, और आज भी, लेकिन कभी भी वो नफरत की बात किए नहीं। और बाबा साहब के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, खास करके मायावती और ये काशीराम, यही शुरू किए थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो खैर अब कई बार देखा गया कि एक वो कोई सुधेंद्र भदौरिया कह रहा था कि उन्होंने कभी नहीं कहा, अरे ये सब कहा करके बस यही कहते हैं कि नहीं कहा, चलिए छोड़िए। लेकिन वामन मिश्रम देखिए, जो कि वाम सेव का अपना वो अध्यक्ष है, मुखिया है, अभी भी वो आग उगलता है। और सिर्फ हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। तो बात इस पर बल दिया जा रहा था कि हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को हर हालत में सम्मान और ये एहसास दिलाना कि आप हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं, इसकी सख्त जरूरत है। और वो भी हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन वामन मिश्रम जैसे, चंद्रशेखर रावण जैसे तत्वों की गतिविधियों को कुचलें, तभी पूरे देश में और यदि भारतीय जनता दल के हाथों में आपके आशीर्वाद से सत्ता आती है, तो वही वातावरण जो लाने की कोशिश करेगा और स्थापित भी करेगा कि कोई भेदभाव नहीं, सबको सम्मान, और सबका अंदर की जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो जीनियस है, वो उसको निखारा जाए। प्रतिभा, टैलेंट और काबिलियत के बल पर वो सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करे। ये विश्वास, ये विचार है भारतीय अवाम ताकत दल का। आजकल टीवी चर्चा में वो जो शराब नीति है इसकी, केजरीवाल की, शायद मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा हुआ CBI का, वो अनुराग ठाकुर जो है शायद सूचना प्रसारण मंत्री है भारत सरकार का या मोदी सरकार का, तो वो मनीष को लिख रहा है मनी श, यानी मनी वो भ्रष्टाचार। अरे भाई,
अनुराग ठाकुर महोदय, आप अपने मोदी महोदय से जरा पूछिए, हालांकि आपको पूछने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन जरा ये सोचिए कि जब ये केजरीवाल 2 साल पहले कोरोना की अवधि में जब माने दिल्ली में रहने वाले जो दिल्ली में आकर के रोजी रोटी कमाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य क्षेत्रों के आकर के मजदूर भारतीय भाई बहनों की रोजी रोटी बंद हो गई थी कोरोना के कारण, तो उनको खाना खिलाने के लिए, भोजन के लिए केंद्र सरकार से इस केजरीवाल को 3000 करोड़ रुपया मिला था। वो 3000 करोड़ इसने हड़पा और कैसे कैसे उनको मजबूर किया, उनके साथ छल कपट किया, उनको दिल्ली से बाहर किया कोरोना के अवधि में, और वो हमारे भारतीय भाई बहन वो पैदल जाने को मजबूर हुए। तो ये मोदी महोदय ने इस केजरीवाल को बर्खास्त नहीं किया। जरूरत है कि ऐसे मुख्यमंत्रियों को, ऐसे तत्वों को जो कि मुख्यमंत्री के रूप में तुरंत इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था। तो समस्या की जड़ तो यहाँ है ना, मोदी महोदय केजरीवाल जैसे लोगों को तब से पाल रहे हैं। अब इनको 8 साल हो गए, सारे देश के दुश्मन, चाहे वो केजरीवाल के रूप में हों, चाहे वो ये ममता बनर्जी के रूप में हों, चाहे एमके स्टालिन के रूप में हों, चाहे विजयन के रूप में हो, गहलोत इत्यादि के रूप में, सारे देश के दुश्मनों को मोदी जी पाल रहे हैं। सारी समस्या की जड़ यहाँ पर है, और इस पर कोई टीवी चर्चा नहीं होती है। जितने भी वो यूट्यूबर हैं, इनके मोदी महोदय के, बीजेपी वालों के, सारा वर्णन कर देंगे, सारा जो है वो यानी वो टीएमसी का वर्णन कर देंगे, राहुल का कर देंगे, सोनिया का कर देंगे, उनकी कांग्रेस का कर देंगे, केजरीवाल का कर देंगे, मनीष सिसोदिया का कर देंगे। लेकिन मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? वो प्रधानमंत्री हैं और संविधान में व्यवस्था भी है इन्हीं सब समस्याओं के निदान के लिए। और जरा कल्पना करिए कि केजरीवाल की सरकार वो तभी जो है वो 20 में और 15 में यदि बर्खास्त हो गई होती तो इसकी नौबत आती। बर्खास्त करके फिर इनको बेनकाब करिए जनता के सामने। लेकिन आप तो इसको पालेंगे, केजरीवाल को पालेंगे, और केजरीवाल को दिखा करके वो वोट लेंगे। हालांकि दिल्ली में आप हार जाते हैं, दिल्ली में बीजेपी की नहीं वो चल पाती इसके आगे, लेकिन फिर भी इसको दिखा करके जो जब वो संसदीय चुनाव होता है तो आप जो है इसका एक वो माहौल आप बनाते हैं। और अब तो समाचार ये आया है, अच्छा ये चाहिए जनता का जो पैसा है विज्ञापन में, इसका पैसा काफ़ी पैसा जाता है। ये जो यानी दिल्ली सरकार का जो भी राजस्व का जो पैसा है उसका काफ़ी अंश जो है खर्च करता है ये केजरीवाल विज्ञापन में, और झूठी बातों को वो प्रसारित करने में। और लोग कहते हैं कि भाई पूरे मीडिया में यानी देश के और भी मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी इनसे मजबूत किस्म के, माने बड़े बड़े प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और भी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तो उनके मुख्यमंत्रियों की जरा भी चर्चा नहीं होती मीडिया पर। लेकिन इसका जो है जिस प्रकार जो है वो प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम हो और सभी चैनलों पे आता है, तो उसी प्रकार इस केजरीवाल का हर चैनलों पर, तो समझ जाइए कि ये जो है कितना पैसा, और वो पैसा जो है केजरीवाल का नहीं है,
हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहनों की गाड़ी कमाई का है, उसके टैक्सेस का, जो टैक्स जो है दिल्ली सरकार को देते हैं लोग, हमारे भारतीय भाई बहन दिल्ली के। तो लोग बताते हैं कि शीला दीक्षित के ज़माने में जो विज्ञापन में जो विज्ञापन में खर्च किए जाते थे, उसका 43 से 72%, मतलब कि यानी 437.2 गुना खर्चा ये विज्ञापन पर कर रहा है। यानी शीला दीक्षित के ज़माने के विज्ञापन पर खर्च की जाने वाली राशि का 437.2 गुना या 43 से 72% ये खर्च कर रहा है केजरीवाल विज्ञापन पर, वो भी सिर्फ झूठ को प्रसारित करने के लिए। और जो है स्वयं झूठ बोलता है, और अपने जो उसके सिपा सालार हैं, कौन है, एक वो राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज, एक आतिशी सिंह आती है, सब झूठ बोलते हैं। और जिस स्कूल की तारीफ इसने करवाया था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, और ये भी पता चला है कि इसने न्यूयॉर्क टाइम्स को जो खबर है 200 करोड़ जो उसको दे करके उसके पत्रकार और उसमें मीडिया को, और ये भी बड़ी बहुत मैंने इसको आप संजोग आप नहीं कर सकते हैं, न संजोग है और न प्रयोग है, ये साजिश है कि एक ही साथ जो है वो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स दोनों, और खलीज टाइम्स वाला लिखता है कि साभार न्यूयॉर्क टाइम्स, साभार माने कोई भी मीडिया में कोई भी अखबार साभार दूसरे अखबार का उदाहरण दे सकता है, लेकिन कब जो कि पहले छपा हो। दोनों जब एक साथ छपे हैं तब भी लिख रहा है साभार, मैंने तो खलीज टाइम्स लिख रहा है कि साभार न्यूयॉर्क टाइम्स। देखिए इतनी उलझी हुई बातें हम अपने भारतीय आवाम के सामने नहीं रखना चाहते हैं। कितनी बड़ी झूठ और साजिश के तहत ये जो है पूरी मैंने ये व्यवस्था को चला रहा है इस देश का गद्दार केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल को गद्दार साबित करने से कुछ नहीं होगा। मैंने वो चीज़ सार्थक नहीं होगी कि इस तरह के अभिशाप केजरीवाल को मोदी महोदय पाल रहे हैं। समस्या ये है। और अब तो और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि जिससे कि जो विदेशी मीडिया जो भारत में काम करती है, जैसे गार्जियन है, बीबीसी है जो कि इसे ब्रिटेन का है, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट और जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल उनके साथ मिल करके, अच्छा अब बीबीसी तो मिली हुई है इससे, एनडीटीवी से, और लेकिन ये जो है वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सभी जो है जो छुटभैया किस्म के मीडिया हैं, वो भी देश विरोधी, भारत विरोधी। कौन? द प्रिंट, द क्विंट, कारवां, द वायर, ये में सब भारत के खिलाफ हमेशा साजिश करते ही रहते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की पहचान यही है कि वो पक्का जो है भारत विरोधी एक मीडिया है, वो अमेरिका का।
हर मौके पे, चाहे वो सीए पर देखिए उसको, चाहे वो जो है किसान आंदोलन के विषय में भी देखिए, और इसके पहले भी, यानी भारत की प्रगति को रोकने के लिए, भारत में को हमेशा वो भारत को हर वक्त जो है अस्थिरता के दौर में डालने के लिए ये मीडिया हमेशा जो है काम करते रहते हैं भारत के विरोध में, वो भी झूठी वो कहानियाँ, आधारहीन कहानियों को रच करके। और न्यूयॉर्क और जो है और न्यूयॉर्क टाइम्स के विषय में तो लोग ये कहते हैं कि जब ये राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो जो बाइडेन का लड़का था वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से साठगांठ करके, और काफ़ी पैसा दिया इसने जिन कम्युनिस्ट पार्टी को कि और एक इस तरह का मीडिया खड़ा करे जो बाइडेन के पक्ष में। इस चीज़ को न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा था, लेकिन उसने एक बार भी छापा नहीं। जब वो चुनाव खत्म हो गया तो वहाँ की जनता काफ़ी जागरूक होती है अमेरिका की, उसने अमेरिका की जनता से माफ़ी मांगा। इसने अमेरिका की जनता से इस न्यूयॉर्क टाइम्स ने माफ़ी मांगा कि भाई हमसे गलती हो गई। तो इस कदर वो झूठा और बेईमान और भारत विरोधी अखबार है, भारत विरोधी अखबार है या मीडिया है न्यूयॉर्क टाइम्स। उस न्यूयॉर्क टाइम्स को दिखा करके ये प्रचार कर रहा है केजरीवाल और उसके शिवा साला, देखिए ना। तो जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई विश्वसनीयता नहीं है, बस उसकी यही पहचान भारत विरोधी है, उसको ही दिखा रहा है ये केजरीवाल और उसके आतिशी सिंह और उसका संजय सिंह और उसका जो है राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज जैसे लोग। किसके द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई और न्यूयॉर्क टाइम्स की उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, बल्कि अमेरिका में एक बदनाम झूठा बेईमान किस्म का वो मीडिया है। भारत के लिए वो कट्टर भारत विरोधी है, उसको दिखा रहे हैं सब ये। और वैसे भी केजरीवाल के विषय में जो रिपोर्टें आ रही हैं कि ये भारत विरोधी जितनी जो ताकतें हैं, विदेशी ताकतों का ये एजेंट है। जिस प्रकार वो नेहरू था ना, नेहरू जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। वो कुछ उसी लाइन पर जा रहा है ये केजरीवाल भी। और भारतीय जनता दल ने तो पहले भी कहा है कि ये आम आदमी पार्टी जो है इस जीएनपीसी का एक अवतार है, एक जो है उसका इनकारनेशन है। और केजरीवाल भारत विरोधी जो खबरें आ रही भारत विरोधी ताकतों का ये एजेंट है। ये बात जो भारतीय जनता दल कर रहा है ये मोदी महोदय को भी मालूम है, बीजेपी वालों को भी मालूम है। ऐसे खतरनाक केजरीवाल को मोदी महोदय पाल रहे हैं। तो फिर ये भारतीय जनता दल ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कहना चाहता है, अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से कहना चाहता है कि सारी जो है इतने खतरनाक भारत विरोधी ताकतों को जो कि मुख्यमंत्री के रूप में और वो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो इसको इसको बिल्कुल पंग करने की आवश्यकता है। अभी मोदी महोदय कर भी सकते हैं धारा 356 इत्यादि के द्वारा, लेकिन मोदी महोदय इसको पाल रहे हैं। बीजेपी वाले मीडिया वाले नहीं पूछ रहे हैं मोदी महोदय से कि मोदी महोदय आपके शासन के अधीन इतना खतरनाक तत्व जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जो पल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को
को बता रहा है कि ये मोदी महोदय इस देश के लिए कितने कितने खतरनाक बन गए। तो सिर्फ वो केजरीवाल ही नहीं और दूसरे वो खतरनाक माने तत्वों को, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे वो जीएनपीसी के रूप में हो, चाहे वो वामपंथियों के रूप में हो, चाहे वो आरजेडी के रूप में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के, सबको मोदी जी पाल रहे हैं, सारे यानी देश विरोधी ताकतों। तो मोदी जी कुल मिलाकर इस देश के लिए जो है बहुत वो खतरा बन गए। और दूसरी साजिश क्या है इनकी कि ये सच्चाई है। इस सच्चाई को की ओर से सबका ध्यान हटाने के लिए कभी जो है हेराल्ड की महज जो है 2000 करोड़ की वो हेरा फेरी पर ईडी भेज रहे हैं, ईडी नोटिस भेज रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और लंच के बाद फिर ईडी के पास जा रहे हैं। इसी का हुआ जो है ये खड़ा किए हुए हैं। और मोदी जी में थोड़ी भी ईमानदारी होती और देश के प्रति वफादारी होती और इस बात की समझना होती कि भाई ये राहुल और सोनिया जो है वो सबसे बड़े डकैत हैं और इन्हीं माँ बेटे की यदि बात की जाए तो 200 लाख करोड़ का काला धन है। तो 200 लाख करोड़ के काला धन को ऊपर ढक देना और महज जो है 2000 करोड़ की हेराफेरी वाला जो है नेशनल हेराल्ड का पूरा हुआ जो है खड़ा करके जो बड़ी डकैती है उसको ढक देना। ऐसी दुश्मनी तो जो है सिर्फ मोदी जी ऐसी अपने देश के खिलाफ दुश्मनी जो है मोदी जी जैसा लोग ही कर सकते हैं। हमारे सभी भारतीय भाई बहन वो अच्छी तरीके से समझें इसको। बीजेपी हर तरह से इस देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप बन गई है। अब जैसा कि बताया गया है, ये भारत विभाजन की जो घटना है इसको इतिहास कभी भी भुला नहीं सकता और इसलिए नहीं भुला सकता है कि आज भी उनके जो बड़े बड़े गुनाहगार हैं उसको ये राष्ट्रपिता के रूप में, चाचा के रूप में अभी भी जो अपने भारतीय भाई बहनों के ऊपर जो थोपने की जो साजिश है, और पहले तो साजिश जो है वो जेएनपीसी ने शुरू किया और वही उसी साजिश को फिर ये जो जारी किए हुए हैं बीजेपी वाले। तो जो विभाजन के जो असली अपराधी हैं वो हमारे देश के ऊपर राष्ट्रपिता चाचा के रूप में और पूरे वातावरण पर छाए हुए हैं। वो स्कूलों में जब भी जाइए तो यही गद्दार गांधी का, गद्दार नेहरू का ही देखने का दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। अब पूरे देश में गली गली कूच हर संस्थान, हवाई अड्डा बस गांधी नेहरू कहीं इंदिरा या राजीव का। तो पूरी मानसिकता पर वो छाए हुए हैं, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, नजरबंदी, मेस्मराइजेशनल नजरबंदी वाला कि इसके अलावा आप कुछ देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। और किसको? देश के ये सबसे बड़े अभिशाप को। तो वो उसी नजरबंदी के वातावरण को जेएनपीसी ने जो ये पैदा किया है और थोपा है, उसको बीजेपी भी आगे बढ़ा रही है। तो बीजेपी भी इस जेएनपीसी के ही बराबर इस देश की और देशद्रोही है और हमारे भारत की शत्रु है। इस देश में वातावरण होना चाहिए
हमारे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के विषय में सब लोग जाने। उनकी जीवन जो उनका जो जीवन वृत्तांत रहा है और कितनी यातनाएं सहे हैं और लोगों में देशभक्ति का भाव भरने के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया, देश की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया, देश के बाहर कैसे कैसे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को गठित किया। और ये एनपीसी वाले और ये बीजेपी वाले आज तक इतने बड़े हमारे देश के महान नेता की मृत्यु के उनको कैसे उनकी मृत्यु हुई उसकी सच्चाई को छिपाने में दोनों मिले हुए हैं, एनपीसी वाले भी और बीजेपी वाले भी। कैसे उनकी मृत्यु हुई ये तो खबर कुछ छनते हुए जो है वो ट्रिकल डाउन जिसे कहती है पर्कुलेशन के द्वारा कि ये जो है जब 1945 में जब अमेरिका ने इस जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर वो न्यूक्लियर बम गिराए और जापान जो है वो घुटने के बल पे आ गया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तब नेताजी जो है वो रूस की ओर उन्होंने रुख किया था कि रूस से सहायता मांगने के लिए। और जितनी भी ये ब्रिटेन की, यूएसए की या अमेरिका की एजेंसियां बराबर जो है उनको जो है वो क्या कहते हैं कि शिकारी कुत्तों की तरह जो है उनको उन पर नजर लगाए हुए थे ढूंढने के लिए। तो अमेरिका की जो है एजेंसी ने इसको नेहरू को बोला कि तुम्हारा दोस्त, माने व्यंग रूप में कि तुम्हारा दोस्त जो है वो जो है रूस के जंगलों में टहल रहा है। तो जब इस नेहरू को मालूम हुआ कि नेताजी जो है वो रूस के क्षेत्र में है, तो यह जो है रूसी शासकों से मिलकर के इनको पकड़वाया, वहीं पर पकड़वा करके जो है साइबेरिया, मैंने रूस में एक क्षेत्र पड़ता है साइबेरिया में बड़े घने जंगल हैं, उन जंगलों में वो जेल बने हुए हैं, बड़े बीहड़ किस्म के, जैसे अपने यहाँ अंडमान निकोबार में है ना काला पानी वाला जो जेल है, माने कालकोठरी वाला, तो उसी प्रकार से बीहड़ जेल बने हुए हैं साइबेरिया के, रूस के साइबेरिया के घने जंगलों में। और उन्हीं में ये बंद करवा दिया। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारे नेताजी को बंद करवा दिया और निर्मम यातनाओं के साथ, यानी हमने टॉर्चर जिसे कहते हैं, निर्मम जो है वो टॉर्चर दे करके हमारे नेताजी को मारा गया। ये है सच्चाई। लेकिन ये सच्चाई आधिकारिक रूप से अभी आना बाकी है। तो ये जो गद्दारी किया इसने, नेहरू ने हमारे नेताजी को मरवा करके, इधर किसी का ध्यान न जाए तो इस गद्दार नेहरू ने एक झूठी कहानी बनवाई कि नेताजी जो है जापान से सिंगापुर या रंगून के लिए चले थे और उनका हवाई जहाज जो है ताइवान, जो उसमें ताइवान आप लोग देखते होंगे, ताइवान के आसपास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। ये कहानी इसने बनवाया और इस कहानी पर अपने देश की जनता का विश्वास लेने के लिए कि भाई ये कहानी सच्ची है, इस नेहरू ने रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहनवाज के द्वारा ठप्पा उस पर लगवाया ताकि लोग इसी झूठी कहानी पर विश्वास करें, सच्चाई इसको माने। और फिर लेकिन हमारे देश के अवाम को कि उसकी व्याकुलता शांत नहीं कि भाई कि
इस तरह से माने माने उसको एक खबर लगी कि ये तो साजिश है, झूठी कहानी बना करके। तो फिर उसकी बेटी, इस गद्दार नेहरू की बेटी, जो गद्दार ये वो इंदिरा गांधी थी, वो भी देश की बहुत बड़ी गद्दार थी। तो उसकी गद्दारी के कारनामे किसी कुछ एपिसोड में बताया गया, आगे भी बताया जाएगा। तो उसने भी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खोसला साहब से फिर उसी झूठी कहानी पर मुहर इसने लगवाया, ताकि देश के लोग इस झूठी कहानी पर यकीन करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है ताइवान के आसपास जो है उसी हवाई जहाज दुर्घटना में ही हो गई, ताकि लोगों का ध्यान जो है, किसी का भी ध्यान जो है, ये जो नेहरू ने गद्दारी की थी, साजिश की थी हमारे सुभाष चंद्र बोस को रूसी शासकों के द्वारा मरवाने की, माने रूसी जेल में, किसी का ध्यान न जाए। कितने घिनौने और कितने घटिया किस्म का ये भारत विरोधी और हमारे वो सुभाष चंद्र बोस का हत्यारा। और वो भी सिर्फ इसलिए कि सबको मालूम था कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस गद्दार नेहरू के राजनीतिक या सत्ता की महत्वाकांक्षा के रास्ते में सबसे बड़े बाधक हैं। इनके रहते कभी भी जब भी देश आजाद होता, कभी भी कभी भी इस गद्दार नेहरू को सत्ता मिल नहीं सकती थी। इसलिए सबसे पहले जो है अपनी राजनीतिक और सत्ता की महत्वाकांक्षा में इस सबसे बड़े पत्थर, सबसे बड़े रोड़ा जिसको मानता था, उसके अनुसार जो है सुभाष चंद्र बोस को हटाना जो है उसके लिए बहुत जरूरी था। और वही उसने किया कि उसने जो है वो यानी रूसी शासकों से मिलकर के और बड़ी निर्मम यातनाओं के साथ उनको मरवाया रूस के जंगलों में। और तो दो काम किया इसने, गद्दार नेहरू ने। एक काम तो किया जो है, एक झूठी कहानी बनवाई और जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा इंक्वायरी कमीशन बिठा करके उस पर मुहर लगवाया। उसके बाद उसकी बेटी जो एक गद्दार किस्म की थी, इंदिरा गांधी, वो भी 70 के दशक में खोसला जो साहब थे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने भी उस पर ठप्पा लगाया। तो और इतना ही नहीं, इस नेहरू ने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवाई। हालांकि जासूसी की बात जब कही जाती है जेएनपीसी वालों से, तो ये कहते हैं कि गृह मंत्री तो सरदार पटेल थे, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। साजिश इसी की थी। जेएनपीसी वाले जानते हैं, जेएनपीसी वाले एक तो देश के सबसे बड़े अभिशाप भी हैं और झूठ, और हमेशा झूठ ही बोलते हैं। राहुल गांधी से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर, सब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और अफवाह। तो ये सब बोले कि भाई, बोलते हैं जेएनपीसी वाले कि गृह मंत्री तो जो है सरदार पटेल थे। और एक बात और, जो 5 से 62 रियासतों को जब सरदार पटेल ने मिला करके, वो नहीं, वो 5 से 62 रियासतों को भारत संघ में मिलाया, तो उसका श्रेय जो है ये जेएनपीसी वाले वो देते हैं इनको, नेहरू को। तो जो सरदार पटेल ने 5 से 62 रियासतों को मिलाया, उसका श्रेय तो देते हैं इसको। और जब जो इसने जासूसी करवाया, तो उसका इल्जाम मरते हैं सरदार पटेल के ऊपर। तो इतने ये शातिर किस्म के हैं, इनका दिमाग बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड है जेएनपीसी वालों का। और कुछ तो, और फिर इतना ही नहीं, हमारे नेताजी का इतना बड़ा खौफ था
ये नेहरू के दिमाग में कि वो हर तरह से वो नेताजी को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते से बिल्कुल रास्ते को बिल्कुल निष्कंटक बनाने के लिए और भी इस नेहरू ने गद्दारियां की। उसने क्या किया कि उसमें का जो गवर्नर जनरल था 47 के आसपास, वो माउंटबेटन, उससे मिल करके एक दस्तावेज तैयार करवाया। तो उस दस्तावेज में हमारे जो सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे हम भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर आज भी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और त्याग बलिदान के सबसे बड़े आदर्श हैं और सबसे बड़े लाइट हाउस हैं। तो उनको उस जो दस्तावेज इसने माउंटबेटन से मिलकर के तैयार करवाया, उस दस्तावेज के अनुसार इनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी माना गया। देखिए, इसी नेहरू की गद्दारियों का कोई इम्तिहान नहीं। एक तो मरवाया, उनके परिवार पर जासूसी वो करवाया, दूसरे जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी भी घोषित करवाया। ये गद्दार नेहरू ने। और उसमें उस दस्तावेज में यह भी व्यवस्था दी गई कि यदि सुभाष बाबू यदि भारत में पाए जाते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि उनको पकड़ करके इंग्लैंड के हवाले करें। तो इसकी गद्दारियों को जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। ये बीजेपी वाले भी इस बात को जानते हैं, सुभाष बाबू का नाम भुनाएंगे लेकिन कभी भी यानी इन साजिशों का जिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ इस जेएनपीसी की गद्दारी को बचाने के लिए। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बीजेपी को या मोदी महोदय को अच्छी तरह से पहचाने कि किस कदर जेएनपीसी और जेएनपीसी की गद्दारियों को ढकने वाले। अरे भारत विभाजन कितना बड़ा अपराध था यानी इन दोनों के द्वारा, उसमें से बस क्या निकाला है, विभाजन विभीषिका, यानी विभाजन के कारण तो जो लोग परेशान हो गए या जो लोग जान गए, बस इतने पर। लेकिन विभाजन विभीषिका के असली अपराधी, असली गद्दार, उसको जो बचाने की साजिश करते हैं बीजेपी वाले, उसको और जानते हुए बीजेपी वालों को मालूम है, कभी कभी तो कहते भी हैं, ऐसी बात नहीं, कभी कभी कहते हैं, लेकिन क्या करके थोड़ा क्या करके फिर ये कहावत है ना, शूट एंड स्कूट क्या करके भाग जाना। धारा 370 पर यही जो है, धारा 370 पर जब बहस हो रही थी तो वो शायद लोकसभा में ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में कांग्रेसियों की ओर, जेएनपीसी वालों की ओर इशारा करते हुए बोले थे कि आपने इस देश को धर्म के आधार पर बांटा। ये कह रहे हैं, अमित शाह महोदय कह रहे हैं कि भाई कांग्रेसियों की आपने धर्म के आधार पर बांटा। हालांकि ये आधी सच्चाई बोले थे। यह देश, भारतीय जनता दल ने बराबर कहा कि यह देश कभी भी धर्म के आधार पर नहीं बटा है। ये बहुत बड़ी साजिश थी कि जो है नेहरू को सत्ता दिलाने की। तो उस साजिश का एक अनिवार्य परिणत थी देश का विभाजन। तो देश का विभाजन जो है नेहरू को सत्ता दिलाने की साजिश का परिणाम है। तो और वो धर्म के आधार पर नहीं बटा। पिछले एपिसोड में भी बताया गया है कि हमारे देश के या अविभाजित भारत के लगभग 90% इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने भारत विभाजन के खिलाफ वो मतदान किया था, खिलाफ थे। तो लेकिन फिर भी धर्म के आधार पर मैं एक हुआ।
तो उस लोकसभा में ये साफ वो बोला था ये अमित शाह महोदय की कांग्रेसियों की ओर इशारा करते हुए कि आपने इस देश को धर्म के आधार पर बांटा है। लेकिन अमित शाह महोदय से यह देश अपेक्षा करता है, भारतीय आवाम ताकत दल भी अपेक्षा करता है कि जब महोदय आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को बांटा, तब फिर ये जिन्ना के ऊपर जो इल्जाम मढ़ करके फिर इन जेएनपीसी कांग्रेसियों को जो बचाया जा रहा है, उस साजिश को तो आप रोकिए। वो साजिश मैंने एक और अमित शाह बोलेंगे कांग्रेसियों की भाई अब आपने देश को बांटा, और फिर दूसरी ओर जो है जिन्ना साहब के ऊपर जो है भारत बांटने का इल्जाम में ये दोनों जेएनपीसी वाले भी और बीजेपी वाले एक साथ हो जाते हैं। तो इस तरह की इनकी जो दोगलापंथी और भारत विरोधी दोगलापंथी नीति जो है इस देश के लिए बहुत ही वो खतरनाक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारे भारतीय भाई बहनों, आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जागरूकता लाने की आवश्यकता है। ये जो वीडियो जो भारतीय जनता दल जारी करता है, इसको जन जन तक इसको पहुंचवाइए। ये दूसरी और वास्तविक आजादी के जंग का ऐलान है। ये जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो भारतीय जनता दल जो है नए ऐतिहासिक तथ्य को ला रहा। अरे ऐतिहासिक तथ्य लाना तो बहुत गौर बात है। बता रहे थे भाई कि ये सब के सब जो काले अंग्रेज हैं, इनसे मुक्ति पाना, ये मुक्ति पाना जो है दूसरी और वास्तविक आज़ादी है, जिसका आदेश हमारे वो भगत सिंह ने दे रखा है। तो जागृति पैदा करना कि ये सब के सब काले अंग्रेज हैं, और सभी देशवासियों को भारतीयता के आधार पर, यानी अपने को खुद भारतीय समझे और अपने देशवासियों को भी अपना भारतीय भाई माने। इस भावना को वो प्रचारित करके इनको ईवीएम मशीन पर शून्य करना है। तभी हमारे मुल्क को, हमारी जनता को, हमारी आवाम को जो है दूसरी और सच्ची आज़ादी, और यह आज़ादी है सिर्फ मानसिक गुलामी से बाहर आने की। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के महत्व को समझें, उसको अपनाएं, उसको आगे बढ़ाएं, और इस वीडियो को जन जन तक जो पहुंचवाएं, अब अपने द्वारा या अपने जो बच्चे हैं जो जानकार होते हैं उसके द्वारा आप पहुंचवाइए। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।